गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आपके सामने जीसीपी का नया लेक्चर लेके, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं क्लाउड स्पैनर के बारे में। जी हां, इससे पहले क्लाउड एसक्यूएल की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं और क्लाउड एसक्यूएल के बाद अगर आपने उससे भी बड़े डेटाबेसेस को मैनेज करना है, जनरली 2 टेराबाइट से बड़े डेटाबेसेस, तो आप जाते हैं क्लाउड स्पैनर के साथ। कुछ बातें पहले ही क्लियर कर दूं, ये बहुत कॉस्टली डेटाबेस होता है। नॉर्मली डेटाबेसेस के लिए आप इसको इस्तेमाल ना करें, या अगर आपको नहीं पता आपकी रिक्वायरमेंट क्या है तो आप इसको इस्तेमाल ना करें, ये कॉस्टली होने वाला है। आप कभी भी इसे अपने क्लाइंट को सजेस्ट ना करें बिना एक्चुअल इंफॉर्मेशन जाने। बल्कि अगर 2 टेराबाइट से कम एक्चुअल में उसका डेटा है तो आप इसके साथ ना जाएं। शुरुआती डेटा ही अगर 2 टेराबाइट या 2 टेराबाइट से बड़ा है तो ही इसके साथ जाएं, और यहां पे आवरली चार्जेस लगते हैं, इसलिए इसकी लैब भी कॉस्टली होती है। तो आप लोगों को पहले सजेस्ट करूंगा, आप चाहें तो इसका मेरा जो अगला लेक्चर इसकी लैब का आएगा, चाहे तो उस लैब को परफॉर्म करें या फिर आप खाली देखकर भी काम चला सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी कॉस्टली ये रहती है। इसकी जो सर्विस है ये थोड़ी कॉस्टली होती है। तो मैं तो आपको लैब करके दिखाऊंगा, बट आपके ऊपर छोड़ देता हूं आपको इसकी लैब करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने गलती से इसे चलता हुआ छोड़ दिया तो ये काफी कॉस्टली हो सकता है। तो ये कुछ बातें थी जो शुरुआत में मैंने आपके साथ क्लियर कर दिया। देखिए, क्लाउड स्पैनर एक तरीके का डेटाबेस सर्विस ही है जो गूगल की खुद की एक नेटिव सर्विस है। इस बात से मतलब ये है कि गूगल ने इसे खुद इजाद किया है, एक नया सिस्टम वो लेकर आई है सीक्वल डेटाबेसेस या रिलेशनल डेटाबेसेस के लिए, जो कि जिसके अंदर दोनों तरीके की खासियतें हैं। इसको मैं डिस्कस करूंगा अभी इन पॉइंट्स के बाद। इसमें नो सीक्वल की जो खासियतें होती हैं वो भी हैं, और जो सीक्वल की खासियतें होती हैं यानी कि रिलेशनल डेटाबेस की खासियतें हैं वो भी हैं। दोनों की अच्छाइयां लेकर गूगल ने एक नया सिस्टम बनाया या एक नई सर्विस इजाद करी, जिसका नाम उसने रखा क्लाउड स्पैनर। ये डेटाबेस के लिए ही इस्तेमाल की जाती है, पर बड़े डेटाबेसेस के लिए, जो बहुत बड़े डेटाबेसेस होते हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। यहां पर एक अच्छी बात जो है, इन कंपैरिजन टू क्लाउड एसक्यूएल, वहां पे वर्टिकल स्केलिंग की जाती थी और यहां पर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की जाती है, जिसकी वजह से यहां पर आप इसको किसी भी लेवल तक स्केल कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन यहां पर नहीं है। और बैक एंड में गूगल को भी सस्ते हार्डवेयर से गूगल काम चला सकता है। जो नोट्स होती हैं वो आपकी सस्ती नोट्स हो सकती है। यहां पर हार्डवेयर के साथ कोई इश्यू नहीं है कि आपको महंगा हार्डवेयर ही यूज करना पड़ेगा। अगर मैं गूगल क्लाउड स्पैनर की डेफिनेशन की बात करूं तो यहां पर एक मामूली सी डेफिनेशन लिखी हुई है, अ फुली मैनेज रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। फुली मैनेज से मतलब क्या है, कई बार आपको बता चुका हूं, आपको अब पता होना चाहिए। नहीं पता है तो बादाम थोड़े और खाएं और मेरी तरह टोपी पहने, ताकि जो चीजें हैं वो निकल के उड़े ना, इसी के अंदर पैक करें। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। आप फुली मैनेज का मतलब है गूगल मैनेज करता है, गूगल मैनेज करेगा, आपको मैनेज नहीं करना है। दूसरी बात, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस है, तो यह बात भी समझ आती है कि ये रिलेशनल डेटाबेसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है विद अनलिमिटेड स्केल। अनलिमिटेड स्केल का मतलब है इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि कितना बड़ा डेटाबेस इसमें आ सकता है, कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे बढ़ाते जाएं, क्योंकि यहां पर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पॉसिबल है। स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी आपको मिलती है, यानी डेटा आपका कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट का मतलब है एक बार जो एंट्री आ गई वो आ गई, वो फिर आपको ऐसा नहीं दिखेगा। जैसे कई बार आपने देखा होगा, अगर मैं YouTube लाइक्स की बात करूं या कोई और अपने फेसबुक पे आपके लाइक आते हैं, आप उसको अगर रिफ्रेश करें तो कई बार वो लाइक जो है आपके 5 दिखते हैं, कई बार वो 4 दिखते हैं, फिर रिफ्रेश करोगे तो 5 दिखते हैं, यानी कि डेटा कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट होता है एक बार जो दिख गया वो दिख गया, वही रहेगा, फिक्स रहेगा। एक बार जो काम हो गया, उसको वो चेंज नहीं करता, अपडेट इंस्टेंटली अपडेट कर देता है सारी नोट्स के ऊपर। दैट इज कंसिस्टेंट। मिशन क्रिटिकल, ये पॉइंट मेरा यहां रह गया था, ये एग्जाम के लिहाज से और इंटरव्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कहीं पर भी आपको क्वेश्चन में ये दिखता है मिशन क्रिटिकल सर्विस हमें चाहिए, मिशन क्रिटिकल के लिए हमें वो डेटाबेस चाहिए, कंसिस्टेंट डेटाबेस चाहिए, या फिर अनलिमिटेड स्केल ऑफ डेटाबेस चाहिए, ऐसा डेटाबेस जो कितना भी स्केल किया जा सके, तो ऐसे केस में आंसर क्या बनेगा, क्लाउड स्पैनर बनेगा। याद रहे, रिलेशनल डेटाबेस वहां पर लिखा होना चाहिए, तो ये इसीलिए यहां पर लिखाया गया। अब आप कहेंगे मिशन क्रिटिकल किसे कहते हैं? देखिए, मिशन क्रिटिकल उसे कहते हैं जहां पर की 1 रुपए की भी कम ज्यादा की गुंजाइश नहीं होती। मिसाल के तौर पे बैंकिंग की एप्लीकेशन ले लेते हैं। बैंक के अंदर अब आप ही बताएं कि आपने किसी को 10,000 रुपए भेजे, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को 10,000 रुपए भेजे, उसके पास पहुंच भी गए, लेकिन जब वो बंदा चेक कर रहा है
तो उसको वो 10,000 रुपए ऐप में शो नहीं हो रहे, या उसको उसके ऐप के अंदर जाने पे 10,000 रुपए नहीं दिख रहे। वो आपको फोन करता है, यार 10,000 रुपए तो आए नहीं। आप कहते हो यार मेरे यहां तो कट गए, वो कहता है लेकिन मेरे यहां ऐप में नहीं दिख रहे। अब पैसे पहुंच चुके हैं उसके खाते में आ भी गए हैं, पर ऐप में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, या हुए थे थोड़ी देर में गायब हो गए। अब वो बंदा परेशान, वो आपको फोन कर रहा है 10,000 रुपए नहीं आए, आप भी टेंशन में मेरे पैसे कहां गए, आप छाती पकड़ के बैठ जाओगे, हाय क्या हो गया, है ना। तो 10,000 रुपए का जो मसला है, तो ऐसे में किसी को हार्ट अटैक आ जाए, कौन जिम्मेदार है? बैंक जिम्मेदार है। तो भाई बैंक तो कहेगा मैंने तो इनसे ऐप ली थी गूगल वालों से, इन्हें पकड़े आप। तो कंसिस्टेंसी का मतलब या मिशन क्रिटिकल का मतलब ये है कि आप उसमें माइक्रो सेकंड और मिली सेकंड की भी हेरफेर बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर एक पेमेंट एक जगह से गई है और दूसरे जगह पहुंची है तो वो सेटल हो जाए, एक ही बार में सेटल हो जाए, फिर वो दिखे उसको हर बार, वो लॉग आउट करके लॉग इन करे, हर बार उसको दिखनी चाहिए, यहां पे कोई गड़बड़ ना आए। कंसिस्टेंट भी इसी को बोलते हैं। मिशन क्रिटिकल असल अल्फाजों में थोड़ा सा और अगर मैं टेक्निकल जाऊं तो मिशन क्रिटिकल वहां होता है जहां सिंक रहती हैं चीजें, जहां चीजें सिंक होती हैं। जैसे कि एक सर्वर, मिसाल के तौर पे ये मैंने स्पैनर डिस्ट्रीब्यूशन बनाया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हो, इसको मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूं, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा मिशन क्रिटिकल असल में किसे कहते हैं। देखिए मिशन क्रिटिकल का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आजकल ना बहुत सारी चीजें रोबोटिक्स की हेल्प से होने लग गई हैं, यानी रोबोट काम करते हैं। अब कई बार दिखाते हैं कि रोबोट जो है ऑपरेशन कर रहा है, मिसाल के तौर पे रोबोट जो है मशीनें ऑपरेशन कर रही है, टांके लगा रही है किसी आदमी के। अब मिसाल के तौर पे आप ऐसा मान के चलें कि उसे कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है, एक सर्वर कंट्रोल कर रहा है जिसके थ्रू वो सारा काम हो रहा है। अब रोबोट ने टांके लगाने शुरू किए इंसान के, और आधे टांके लगे थे और वो बंद हो गया। अब वो टांके बीच में रह गए, है ना। अब वो टांके बीच में रह गए तो अब बंदा तो चिक्के मारने लग जाएगा, अबे भाई टांके तो पूरे कर देता। वो हुआ क्योंकि सर्वर डाउन हो गया। ये मिशन क्रिटिकल ऐप है, किसी की जान जा सकती है, कोई मजाक थोड़ी ना चल रहा है। दैट इज मिशन क्रिटिकल, यानी जहां पे आपको मिली सेकंड की भी हेर फेर नहीं, अगर वहां पे कोई सर्वर डाउन था तो दूसरे पे तुरंत शिफ्ट हो जाए, उसे मिशन क्रिटिकल कहते हैं। यानी काम नहीं रुकना चाहिए, एक सर्वर खराब हुआ दूसरा सपोर्ट करे इंस्टेंटली, पता भी ना चले कि सर्वर खराब हुआ है, दूसरे पे चला गया, वो टांके लगाता जा रहा है। दैट इज मिशन क्रिटिकल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सैटेलाइट लॉन्चिंग का। तो जैसे कि नासा ने या इसरो ने हमारे हिंदुस्तान की सैटेलाइट लॉन्च करनी है, तो सैटेलाइट लॉन्चिंग में भी ना मिली सेकंड का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जिस सेकंड पे उसको लॉन्च होना है, जिस सेकंड पे उसे इतने किलोमीटर ऊपर जाके अपना जो शेल है उसको खोलना है, सैटेलाइट के जो हिस्से अलग होते हैं, वो अगर थोड़ा भी गड़बड़ होगा तो आपकी सैटेलाइट फेल हो जाएगी। दैट इज मिशन क्रिटिकल। वो सर्वर एक खराब हो गया उससे मतलब नहीं है, दूसरे सर्वर पे होना चाहिए। सारे सर्वर एक सर्वर पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। उस सैटेलाइट को जो भी मशीनें कंट्रोल कर रही हैं, एक खराब हो गई तो फिर पूरी सैटेलाइट करोड़ों अरबों रुपए खराब हो जाएंगे। तो आप उसके बैकअप रखते हैं कि नहीं रखते हैं मल्टीपल सर्वर के। दैट इज मिशन क्रिटिकल। यानी ऐसे हालात, ऐसी सिचुएशन जहां आप बर्दाश्त नहीं कर सकते सेकंड और मिली सेकंड में भी सर्वर का डाउन होना, तो ऐसे में आप क्या करते हैं, उसके बैकअप बना के रखते हैं। जैसे कि यहां पे क्लाउड स्पैनर के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाया गया है कि भाई अगर ये वाला जोन डाउन हो जाए मिसाल के तौर पे, तो आपका डेटाबेस DB1 और DB2 आपको यहां से मिलता रहेगा, आपके यूजर को सर्विस यहां से मिलेगी। अगर ये भी डाउन हो जाएगा तो यूजर को सर्विस यहां से मिलेगी, यानी हर सिचुएशन में यूजर को सर्विस मिलेगी। इसे बोलते हैं मिशन क्रिटिकल। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। सारे तकनीकी बातें बता रहा हूं आपको, लेकिन बस आसान भाषा में बताता हूं ताकि आप इंटरव्यू में भी एक्सप्लेन कर सकें, और अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हैं, कुछ और किसी को पढ़ाना चाहते हैं तो आप पढ़ा सकें। जाहिरी तौर पे मेरे जो लेक्चर्स होते हैं वो सिर्फ आपको आपकी बुनियाद ही मजबूत नहीं करते, बल्कि आपको इतना अच्छा एक आर्किटेक्ट या क्लाउड इंजीनियर बना देते हैं कि आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं लोगों की। और आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने ये ट्रेनिंग प्रोफेशन चुन भी लिया होगा मेरे से पढ़ने के बाद कि चलें अब तो हमें सब कुछ गूगल में समझ आने लगी है बातें, हम ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो चले अच्छी बात है। तो ये भी एक एक जॉब हो सकती है, ट्रेनिंग की जॉब एक अच्छी जॉब है। आप सीखें, मेरे से सीखें और फिर आप लोगों को आगे एजुकेट करें, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। हमने सबने मिलके इस काम को करना है, ठीक है, और फ्री में करें, लोगों को पढ़ाएं, उसको YouTube के हवाले से जिस भी तरीके से सोसाइटी को कम्युनिकेट करें। सिर्फ पैसा 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 ना किया करो हर समय, ठीक है, ऊपर वाले को भी चेहरा दिखाना है। चले अच्छी बात है। तो इन AWS में बहुत सारी सर्विसेज है, तो औरोरा जो है वो भी इसी तरीके की एक सर्विस है। तो आप अगर इसे कंपेयर करना चाहें तो AWS की औरोरा के साथ कर सकते हैं, ठीक है, कम और ज्यादा। हालांकि मैं इस पे बहुत ज्यादा कंपैरिजन नहीं करना चाहता। अच्छा, यहां पे जो अवेलेबिलिटी है वो आपको
99.999% यानी कि 5 दफा 9 आपको मिलता है। अगर इसकी आप सालाना निकालें तो 5 मिनट के आसपास का डाउन टाइम होता है। यानी कि गूगल ये कहता है कि मेरा जो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं वो ये दे रहा हूं कि पूरे साल में ये डेटाबेस मैक्सिमम अगर डाउन होगा तो 5 मिनट हो सकता है, मैक्सिमम 5 मिनट समथिंग आएगा। तो आप 99.99% की गूगल इसकी एसएलए प्रोवाइड कराता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट देता है। इससे ज्यादा होगा अगर डाउन पूरे साल के अंदर तो गूगल उसका कंपनसेशन आपको देता है, और एसएलए हम जनरली मंथली कैलकुलेट करते हैं। क्लाउड स्पैनर लॉन्च इन 2017 में सर्विस आई थी, फिर गूगल इसको रेगुलरली अपडेट कर रहा है। हर 3 महीने 6 महीने में इसमें नए नए फीचर्स को ऐड ऑन करता जा रहा है। और 2017 में भी ये मेरा ख्याल है पहली दफा 14 फरवरी के, जिस दिन मेरा जन्मदिन होता है उस दिन आई थी। ठीक है, तो मेरा जन्मदिन 14 फरवरी का ही होता है, आप में से काफी लोग जानते भी हैं। तो उस दिन ये सर्विस आई थी, ठीक है, 2017 में। प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंट सिंक्रोनस रेप्लिकेशन। देखो सिंक्रोनस रेप्लिकेशन ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मिशन क्रिटिकल है तो सिंक्रोनस तो होना ही है। सिंक्रोनस का मतलब है जो काम यहां पे अपडेट हो रहा है वो ऑटोमेटिकली यहां पर भी अपडेट होता रहेगा, ताकि अगर यहां से ये सर्विस एक्सेस नहीं हो रही है, ये डाउन हो गया, इंस्टेंटली बंदे को यहां से सर्विस मिलेगी और बिल्कुल अपडेटेड सर्विस मिलेगी। क्यों? क्योंकि सब कुछ सिंक्रोनाइज था। जो यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे कोई डेटा आपने कोई वैल्यू अपडेट करी ए डेटाबेस के अंदर DB1 में, तो वो सिर्फ इस DB1 में अपडेट नहीं होगी, इसमें भी अपडेट हो जाएगी, इसमें भी अपडेट हो जाएगी। दैट इज सिंक्रोनस। तो एकदम सारी चीज सारे डेटाबेसेस में वो ग्लोबली अपडेट हो जाता है। उससे फायदा ये होता है अगर एक जोन डाउन भी हो गया तो दूसरी जगह से सर्विस आपको मिलेगी और अपडेटेड मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि वहां पे ए आपको ना दिखे, आपने जो यहां अपडेट किया है वो सब जगह अपडेट हो जाता है। सिंक्रोनस इसको कहते हैं। अक्रॉस रीजन एंड मल्टी रीजन, तो आप इसको रीजनल भी कर सकते हैं, मल्टी रीजनल भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन होते हैं यहां पे। तो अभी ये जो ऑप्शन है ये रीजनल का है, ये एक रीजन के अंदर है, बट आप यही काम मल्टी रीजन में भी कर सकते हैं। 2 रीजन के दरमियान सिंक्रोनस आप कर सकते हैं, आपके डेटाबेस सिंक्रोनस रहेंगे। ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस बाय ऑटोमेटिकली शेयरिंग द डेटा बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट लोड एंड साइज ऑफ डेटा, सो यू कैन स्पेंड लेस टाइम थिंकिंग अबाउट स्केलिंग योर डेटाबेस एंड मोर टाइम स्केलिंग योर बिजनेस। अंग्रेजी में थोड़ी सी लंबी बात ये कह गए, आसान भाषा में आपको बताऊं तो ये कहना चाहते हैं कि डेटाबेस आपका जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये अपने आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करके चीजों को एडजस्ट करता जाएगा। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा डेटाबेस बढ़ रहा है तो क्या मैं अब सर्वर के साइज को बढ़ा दूं या नया सर्वर ऐड कर दूं। आपको कुछ नहीं सोचना, गूगल सब कुछ अपने आप करता रहेगा। आप तो बस अपने डेटाबेस पे काम करिए, अच्छे से उसको मैनेज करिए, बस। बाकी बैक एंड पे स्केलिंग करना ये सब करना गूगल खुद मैनेज करेगा। यू कैन रन इंस्टांसेस ऑन अ रीजनल स्कोप और मल्टी रीजनल, तो दोनों ऑप्शन आपके पास है, मैं लैब में दिखा दूंगा। आप ये काम रीजनल लेकर भी कर सकते हैं, मल्टी रीजनल लेकर भी कर सकते हैं, और उसकी मल्टीपल कॉपीज बनती है। अगर रीजनल है तो इस तरीके से 3 कॉपी जोन में बन जाएंगी, अगर मल्टी रीजन है तो जोन में भी कॉपी बनेंगी और दूसरे रीजन में भी कॉपी बनेंगी। ठीक है, दोनों रीजन्स में मल्टीपल कॉपी रहेंगी, 3-3 कॉपी रहेंगी तो 6 हो जाएंगी टोटल, पर वो फिर महंगा भी पड़ेगा। इसीलिए क्यों, मल्टी रीजन है, 3 कॉपी एक रीजन में है, 3 कॉपी दूसरे रीजन में है, तो ऑफकोर्स 6 जगह डेटाबेस मेंटेन हो रहा है तो खर्चा भी ज्यादा होगा। यूज्ड फॉर गेमिंग, कि कहां पे इन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्लाउड स्पैनर को? गेमिंग एप्लीकेशंस में आप इस्तेमाल कर सकते हो, जहां रियल टाइम, जैसे कि आप पबजी खेलते हो, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हो, ऑनलाइन चलता है और सारी दुनिया खेल रही होती है एक प्लेटफॉर्म पे आके। कोई अमेरिका का बंदा भी खेल रहा है, कोई यूरोप का बंदा खेल रहा है, कोई इंडिया का बंदा खेल रहा है, सारे एक साथ खेल रहे हैं। तो वो एक इस तरह का सर्वर चाहिए जो रियल टाइम में सारी जगह मैनेज हो रहा हो, कंसिस्टेंट हो, मिशन क्रिटिकल हो, तो ऐसी जगह क्लाउड स्पैनर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन गूगल का जो प्ले स्टोर है वो भी क्लाउड स्पैनर को ही इस्तेमाल करता है। लॉजिस्टिक्स में इस्तेमाल कर सकते हो, ई कॉमर्स में इस्तेमाल कर सकते हो, इंश्योरेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कुछ जगह है जहां आप क्लाउड स्पैनर का इस्तेमाल कर सकते हो। एक छोटा सा की पॉइंट आपको बता दूं कि क्लाउड स्पैनर को तभी इस्तेमाल करना है जब एटलीस्ट आपके पास 2 टेराबाइट डेटा या उससे ज्यादा हो। ठीक है, 2 टेराबाइट डेटा या उससे ज्यादा डेटाबेस अगर आपके पास है तो ही क्लाउड स्पैनर के साथ जाएं, अदरवाइज ना जाएं। और इसकी जो बिलिंग होती है वो आवरली होती है। मैं इसको अभी लिखवा भी दूंगा आपको, आज मैं क्या लिख रहा हूं ये, आवरली बिलिंग होती है, आवरली। ठीक है, तो इसकी बिलिंग जो होती है वो आवरली के हिसाब से होती है। आप कुछ और बातें क्लाउड स्पैनर के बारे में कर लेते हैं। तो अब जरा बात कर लेते हैं कि भाई क्लाउड स्पैनर में क्या फायदे हैं रिलेशनल डेटाबेसिस के और नॉन रिलेशनल डेटाबेसिस के। तो एक कंपैरिजन यहां पर दिखाया गया है
कि रिलेशनल में क्या फीचर्स होते हैं और नॉन रिलेशनल में क्या फीचर्स होते हैं, और क्लाउड स्पैनर को इन दोनों की अच्छी बातों को जोड़कर बनाया गया है। तो गूगल ने इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि जो रिलेशनल डेटाबेसेस में अच्छी बातें होती हैं वो भी यहां पर हो, और जो नॉन रिलेशनल के फीचर्स हैं वो भी यहां पर हो। उन सारे बेनिफिट्स को मिलाकर गूगल ने इसको डिजाइन किया था एज अ सॉल्यूशन, पहले अपने लिए, फिर उसने नॉर्मली इसे सभी के लिए ओपन कर दिया अपने क्लाउड पे कि भाई और भी कोई सॉल्यूशन को इस्तेमाल करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो गूगल क्लाउड पे अब हम भी लाइक क्लाउड स्पैनर को यूज कर सकते हैं। तो आज ये सबके लिए अवेलेबल है कि भाई आप भी इसे यूज कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में गूगल ने इसे सिर्फ अपने लिए डिजाइन किया था। तो यहां पर गूगल ने यह बता रखा है कि भाई क्या चीजें रिलेशनल डेटाबेसिस से उठाई गई हैं। तो जो हरे रंग से आपको नजर आ रहा है वो अच्छी चीजें हैं, जो लाल रंग से नजर आ रहा है इसका मतलब है वो लिमिटेशन थी, वहां पे एक प्रॉब्लम थी वहां पे, तो गूगल ने उसको दूर किया। कैसे किया देखते हैं। ट्रेडिशनल अगर रिलेशनल डेटाबेसेस की हम बात करें तो वो क्या होते हैं, उनका जो स्कीमा होता है वो फिक्स्ड होता है। स्कीमा से मतलब क्या, स्कीमा से मतलब ये है कि जैसे कि आपने एक टेबल बनाई तो उस टेबल के अंदर आपको पहला जो यहाँ पे है वो नेम मिलेगा, फिर आपको उसके बाद एज मिलेगा, आपको उसके बाद लोकेशन मिलेगी। तो ये जो फॉर्मेट है ये फिक्स होता है उस टेबल का, उसे कहते हैं स्कीमा। कि एक टेबल का जो डिजाइन है, जो उसकी आप कह सकते हैं जो डिजाइन होता है, फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट ऑफ द टेबल वो फिक्स्ड होता है। तो ये रिलेशनल के अंदर था, ये चीज यहां पर ली गई। जबकि नॉन रिलेशनल का स्कीमा फिक्स नहीं होता है, यानी कि वहां पर अगर ये फिक्स कैटेगरीज आप एंट्री नहीं भी करेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। यानी कि नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस कुछ ऐसे डेटाबेसेस होते हैं जहां पे सबकी अपनी अलग फील्ड होती है। हो सकता है कोई एज नेम मेंशन करे, दूसरा बंदा अपना कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन मेंशन करे, जबकि वो इस टेबल में नहीं थी। लेकिन यहां पे क्योंकि नॉन रिलेशनल में आप एंट्रीज को अपने हिसाब से फिल कर सकते हो, वहां पे कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता टेबल का, उसे नॉन रिलेशनल कहते हैं। तो नॉन रिलेशनल में ये चीज नहीं थी, रिलेशनल में थी, स्पैनर में भी होती है। तो क्या ये अच्छी है या बुरी चीज है ये आप नहीं कह सकते, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ये कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स चीजें होना अच्छी बात है और ऐसा भी नहीं है कि फिक्स चीजें नहीं है तो वो एक बुरी बात है, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड ऑन द सिचुएशन। बट हाँ, अगर एक फॉर्मेट है किसी टेबल का तो वो ज्यादा सिस्टमैटिक और ज्यादा इजीली रीडेबल होता है। तो ये फीचर भी स्पैनर के अंदर रखा गया। दूसरा आया सीक्वल, एसक्यूएल। एसक्यूएल होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कोई भी डेटाबेस को स्टडी करने के लिए एक क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है जिसके थ्रू आप डेटा को रिट्रीव करते हो, क्वेरी करते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए कि भूपिंदर की एज कितनी है, तो मैं वहां पे क्वेरी डालूंगा। वो क्वेरी मैं किस फॉर्मेट में डालूंगा, एसक्यूएल में डालूंगा। अगर मैं रिलेशनल डेटाबेसेस की बात कर रहा हूं, उससे क्या होगा, मैं क्वेरी करूंगा और वहां से मुझे रिस्पांस आएगा भूपिंदर की एज जो है वो 33 है या 34 है या 44 है, व्हाटएवर। ठीक है, अपनी उम्र नहीं बताने जा रहा हूं, टॉपिक समझा रहा हूं, उस पर ध्यान दें। तो एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। रिलेशनल डेटाबेसेस में, सभी रिलेशनल डेटाबेसेस में इसी लैंग्वेज को फॉलो किया जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस के साथ यही एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हर NoSQL डेटाबेस का अपना एक क्वेरी लैंग्वेज होता है। जैसे कि MongoDB का अपना है, Apache Sbase का अपना है, Cassandra का अपना एक क्वेरी लैंग्वेज है। अब एक बंदा सारी लैंग्वेजेस तो नहीं सीख सकता सबको क्वेरी करने की, जबकि SQL में ऐसा नहीं है। SQL में यह है कि रिलेशनल डेटाबेस आप कोई भी पढ़ रहे हो, वहां पे SQL को वो सपोर्ट करता है। SQL को सपोर्ट करने का मतलब है अगर आपको स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज आती है तो आप उस डेटाबेस पे इजीली काम कर पाओगे, ये एक अच्छी चीज है। जबकि नो रिलेशनल डेटाबेसेस में क्या है, आपको अलग हर डेटाबेस के लिए एक अलग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, जो कि एक प्रॉब्लम है। तो यहां पर अच्छी चीज क्या है क्लाउड स्पैनर में कि ये एसक्यूएल को सपोर्ट करता है, यानी कि आपको अगर पहले से स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज आती है तो उसको ही इस्तेमाल करके आप इस डेटाबेस पे अच्छे से काम कर सकते हो, अलग से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो ये एक अच्छी बात यहां पर है। तीसरी बात है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपको स्ट्रांग मिलती है। अगर मैं बात करूं यहां पर स्ट्रांग कहां मिलती है, तो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर आपको स्ट्रांग कंसिस्टेंसी मिलती है, जबकि नॉन रिलेशनल में आपको इवेंचुअली कंसिस्टेंट मिलता है। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर फॉर एग्जांपल YouTube की मैं बात करूं तो होता क्या है हम लोगों के साथ YouTube में कि जब मैं देखता हूं तो मेरे को दिखता है कि मेरे अभी 500 लाइक है, लेकिन जैसे मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूं तो वो मुझे बताता है कि मेरे 499 लाइक्स है। या फिर मैं कई बार अपने सब्सक्राइबर्स देख रहा होता हूं तो मुझे पता चलता है अभी मेरे फॉर एग्जांपल ये 3 लाख सब्सक्राइबर है, फिर वो मेरे को 1 नंबर या 2 नंबर कम दिखाता है। फिर दोबारा रिफ्रेश करता हूं तो दोबारा 3 लाख दिखाता है, फिर मैं चेक करता हूं तो 3 लाख में 2 कम दिखाता है। फॉर एग्जांपल वो इवेंचुअली कंसिस्टेंट दिखा रहा है, स्ट्रांग कंसिस्टेंट नहीं दिखा रहा,
स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट का मतलब है 3 लाख है, हर बार 3 ही दिखा रहा है, चाहे मैं कितनी बार भी रिफ्रेश कर लूं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीजन ये है कि आपका जो डेटाबेस होता है वो अलग अलग जगह पड़ा होता है, उसकी मल्टीपल कॉपीज होती हैं, एक बार यहां पड़ा है, एक बार यहां पड़ा है, आपके मल्टीपल डेटाबेस की कॉपी है। अब हो सकता है कि यहां पर तो मेरे पास सपोज करें कि 300 सब्सक्राइबर है और यहां पर अभी वो, लेकिन वो वैल्यू अपडेट नहीं हुई है। 300 से पहले मेरी वैल्यू थी 299, यहां पर भी 299। तो जब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरी रिक्वेस्ट अगर इस वाले डेटाबेस पे जा रही है तो वो बता रहा है 300 मेरे सब्सक्राइबर है, लेकिन अगली बार जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूं तो हो सकता है मेरी रिक्वेस्ट दूसरे डेटाबेस पे जा रही हो, उसी का जो एक रेप्लिका है, और वहां पे अभी 299 है, वहां पे ये वैल्यू अपडेट नहीं हुई है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है। ग्लोबली ये पूरे डेटाबेसेस काम करते हैं, तो ये नो सीक्वल, नो रिलेशनल या नो सीक्वल के अंदर क्या होता है, इसको आप नो सीक्वल भी कह सकते हो और नो रिलेशनल भी कह सकते हो, एक ही बात है, ये बात याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैं अगर नो सीक्वल बात कर रहा हूं तब भी मैं इसी की बात कर रहा हूं, नॉन रिलेशनल बात कर रहा हूं तब भी इसी की बात कर रहा हूं, एक ही बात होती है, ठीक है। ऐसे रिलेशनल बोलूं या फिर मैं सीक्वल डेटाबेस बोलूं, एक ही बात होती है, ये बात आपने याद रखनी है जितने भी नॉन टेक्निकल लोग हैं। तो यहां पर क्या है, ये इवेंचुअली कंसिस्टेंट है क्योंकि अपडेट नहीं हुआ है एकदम से, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट का मतलब है अगर यहां पर 300 हो गया है तो यहां पर भी अपडेट होकर 300 हो जाएगा, यहां पे भी अपडेट होकर 300 हो जाएगा। ऐसे में कहीं भी रिक्वेस्ट भेजो, आपको जो रेस्पॉन्स है वो एक जैसा मिलेगा, दैट इज स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट। बात समझ आ रही है? तो यहां पर क्लाउड स्पैनर में स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट आपको मिलता है, जो कि फीचर किसका था, रिलेशनल डेटाबेसिस का था। अवेलेबिलिटी की बात करें तो अवेलेबिलिटी भी एक बड़ा कंसर्न है कि क्या मुझे अवेलेबिलिटी 24/7 मिल रही है और प्रॉपर मेरे को अवेलेबल मिल रहा है या क्या सिचुएशन है। तो देखिए क्लाउड स्पैनर में हाई अवेलेबिलिटी मिलती है, जबकि मैं रिलेशनल डेटाबेस की बात करूं तो यहां पर फेलोवर होता है। फेलोवर का मतलब क्या होता है, आपने क्लाउड एसक्यूएल के अंदर पढ़ा था कि वहां पे एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी सर्वर होता है, प्राइमरी के डाउन होने पे सेकेंडरी पे रिक्वेस्ट जाती है, दैट इज फेलोवर। वो कॉन्सेप्ट ठीक था उस तब तक के लिए, लेकिन उससे भी अच्छा कॉन्सेप्ट क्या होता है, हाई अवेलेबिलिटी का। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब है फेलोवर वाली बात ही नहीं है, मेरे ऑलरेडी 4 सर्वर पहले से चल रहे हैं, एक डाउन होगा मुझे दूसरे से सर्विस मिल जाएगी, तीसरे से सर्विस मिल जाएगी, चौथे से सर्विस मिल जाएगी, मल्टीपल सर्वर मेरे चल रहे हैं। तो यहां पर हाई अवेलेबिलिटी नॉन रिलेशनल के अंदर आपको मिलती है, वो अच्छाई उठा के यहां पे डाल दी गई, यानी जो चीज यहां अच्छी थी वो यहां डाल दी। 3 चीजें यहां की अच्छी थी, आप ध्यान से देखें तो ये 3 चीजें इसकी अच्छी थी, हमने यहां पर डाल दी। ये 2 चीजें नॉन रिलेशनल की अच्छी थी, हमने यहां पर डाल दी। तो इस तरीके से करके हमने क्लाउड स्पैनर को बनाया है। स्केलेबिलिटी की बात करें तो स्केलेबिलिटी सबसे बड़ा कंसर्न होता है किसी भी डेटाबेस का। अगर आप बात करें रिलेशनल डेटाबेस की तो यहां पर वर्टिकल स्केलिंग होती है, जो अपने आप में एक मसला है। क्यों है यह मसला? भाई मसला इसलिए है क्योंकि अगर आप एक सर्वर चला रहे हो, फॉर एग्जांपल ये आपका सर्वर है, तो आप वर्टिकल स्केलिंग का मतलब यह है कि आप उसी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन को अप कर सकते हो एक लिमिट तक। यानी कि इस सर्वर में अगर अभी 4 GB रैम है तो मैं इसी सर्वर की रैम को बढ़ाकर 8 कर सकता हूं। 8 भी कम पड़ रही है फ्यूचर में तो 16 कर दूंगा, 16 कम पड़ेगी तो मैं 64 कर दूंगा। बट एक लिमिट आएगी जब मैं एक सर्वर को एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ा पाऊंगा, क्योंकि गूगल की भी एक लिमिटेशन है, एक सिंगल हार्डवेयर को मैं कितना बड़ा कर सकता हूं। एक रबड़ है, उस रबड़ को कितना खींचूंगा खींचूंगा खींचूंगा, एक पॉइंट आएगा जहां पे आके वो रबड़ टूट जाएगी। तो कुछ ऐसा ही यहां पर भी है, एक सर्वर को मैं एक लिमिट तक उसकी चीजें बढ़ा सकता हूं, उसके बाद वो सर्वर काम नहीं करेगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग किसे कहते हैं कि वो सर्वर 4 GB का है, ये सर्वर मेरे को कम पड़ रहा है, मैंने इस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाने की जगह एक नया 4 GB का सर्वर लगा दिया। अब एक ये भी कम पड़ रहा है, एक और 4 GB का लगा दिया, ये भी कम पड़ रहा है और लगा दिए 10 20 50 100 जितने सर्वर चाहे लगाते जाओ, 4 GB के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप मल्टीपल सर्वर ऐड ऑन कर सकते हो। दैट इज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में आप नए सर्वर ऐड करते हो, जबकि वर्टिकल स्केलिंग में एग्जिस्टिंग सर्वर की ही कॉन्फ़िगरेशन को बढ़ाकर उसे और पावरफुल बनाते जाते हो। तो उसमें एक लिमिटेशन होती है कि एक सर्वर इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। वो क्लाउड एसक्यूएल के ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि मैक्सिमम कितनी रैम ले सकते हैं, मैक्सिमम कितने vCPU हम ले सकते हैं। क्या किसी को याद है कि क्लाउड एसक्यूएल के अंदर एक इंस्टेंस की कितनी रैम हो सकती है, कितने CPU हो सकते हैं? कॉपी में देखकर बताइए, टाइम दे रहा हूं चलो आपको।
अगर इतनी देर में भी नहीं देख पाए तो मसला है। यानी कि आपको कॉपी में तो तुरंत एकदम पन्ना पलट के एकदम पॉइंट पे पहुंच जाना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलता जब इंटरव्यू होता है। तो याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्लाउड एसक्यूएल के अंदर हम एक सर्वर की क्या लिमिटेशन थी, रैम कितनी ले सकते थे, कितनी स्टोरेज ले सकते थे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो इन लेक्चर्स को सिंसियरिटी के साथ पढ़ रहे हैं, जो पूरी तरीके से मेरे पे डिपेंडेंट है, वो इसे क्लास की तरह ही लेकर चले, आंसर कमेंट बॉक्स में बताया करें। चलें, अच्छी बात है। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एक अच्छा फीचर है, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहो बाद में नोड्स को ऐड कर सकते हो। नोड मतलब सर्वर, ठीक है, ऐसा समझो आप। तो यहां पे ये अच्छी बात थी, हमने स्पैनर के अंदर ले ली। ऐसे रेप्लिकेशन का मतलब होता है ये जो मल्टीपल कॉपीज मैं एक डेटाबेस की बना रहा हूं, यहां पे ऑटोमेटिक, क्लाउड स्पैनर में ऑटोमेटिक बनती है, जबकि ट्रेडिशनल जो होते हैं वहां पे रेप्लिकेट करना पड़ता है मैनुअली, या फिर हम कॉन्फ़िगर करते हैं कि भाई इसका रेप्लिका रात में होगा या इस टाइम पे इसको कॉपी करना है, तो एक वो पूरा प्रोसेस चलता रहता है। जबकि क्लाउड के अंदर ये चीज ऑटोमेटिक होती है। इन सारी बातों के अलावा एक बात और बता दूं कि क्लाउड स्पैनर जो होता है वो एसिड कंप्लाइंट होता है। ये डेटाबेस की टर्म है। क्लाउड स्पैनर इज अ एसिड कंप्लाइंट। एसिड कंप्लाइंट का मतलब होता है एटोमिसिटी, ठीक है। कंसिस्टेंट, सी मतलब कंसिस्टेंट, आई मतलब आइसोलेशन, आई से आइसोलेशन होता है, यहां लिख रहा हूं, और डी मतलब ड्यूरेबिलिटी होता है। तो चारों चीजें जो होती हैं, ये जो एसिड कंप्लाइंट बोलते हैं, कोई भी डेटाबेस जो एसिड कंप्लाइंट होता है उसका मतलब उसमें ये चार खूबियां होती हैं। एटोमिसिटी का मतलब है या तो चीज होगी या नहीं होगी, बीच में नहीं होगा। सिचुएशन ऐसी नहीं होगी कि मैंने किसी को फॉर एग्जांपल की 100 रुपए ट्रांसफर किए गूगल पे के थ्रू, मैंने किसी को 100 रुपए भेजे, तो ऐसा नहीं होगा कि 50 ही उसको रिसीव हुए, 50 नहीं हुए, या 50 मेरे पास रह गए, 50 रिसीव हुए, जबकि मैंने 100 भेजे थे। ऐसा नहीं होगा। एग्जैक्ट वैल्यू या तो उसके पास पहुंच जाएगी या बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। आधा अधूरा काम कभी भी नहीं होता, दैट इज एटोमिसिटी। तो ये फिक्स होता है कि अगर एक डेटाबेस के अंदर कोई काम हुआ है तो वो प्रॉपर होगा, आधा अधूरा नहीं होगा। दूसरा कंसिस्टेंट का एग्जांपल बहुत अच्छे से भी आपको दे चुका हूं यहां इसके थ्रू, ये 300 और 299 वाला, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंसिस्टेंट। तो ये भी आपको समझ आ गया। आइसोलेशन का मतलब ये है कि जो डेटाबेसेस होते हैं, जो एक बंदे की एंट्री है वो दूसरा नहीं देख सकता, जो दूसरे की एंट्री है वो नहीं देख सकता। फॉर एग्जांपल YouTube पर मेरा भी अकाउंट है, आपका भी अकाउंट है, या Gmail पे मेरा भी अकाउंट है, आपका भी अकाउंट है, तो आपके इनबॉक्स के मेल मुझे नहीं दिखेंगे और मेरे इनबॉक्स के मेल आपको नहीं दिखेंगे। इस तरह के डेटाबेसेस, क्योंकि Gmail एक डेटाबेस ही तो है, वहां पे आप मेरा डेटा मेरे Gmail में इनबॉक्स में दिख रहा है, आपको आपका, दैट इज आइसोलेशन। वो भी एसिड कंप्लाइंट होता है जो Gmail होता है, यानी कि आइसोलेट होता है। मेरा इनबॉक्स मुझे दिखेगा, उसी यूजर को दिखेगा, और आपके इनबॉक्स के मेल आपको दिखेंगे, कभी भी गड़बड़ नहीं हो सकती, दैट इज आइसोलेशन। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है कि आपका जो डेटा है वो ड्यूरेबल रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरे जीमेल में पड़े हुए मेल 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद 4 मेल मुझे ना दिखें कि भाई वो मेल नहीं दिख रहे, या 2 महीने पहले के, 2 साल पहले के मेल मुझे ना दिखें कि वो खराब हो गए, डिलीट हो गए, नॉट रीचेबल आ रहा है, वो मेल खोल रहा हूं तो एरर आ रहा है। ऐसा कभी नहीं होता है। तो डेटा आपका ड्यूरेबल होता है, आपको हमेशा एक्सेसिबल होगा। आप जब भी अपनी जीमेल को 10 साल पुराने मेल को भी देखेंगे तो वो आपको वैसा ही दिखेगा जैसा कि पहले दिख रहा था। वहां पे ऐसा नहीं होगा कि आधा मेल दिख रहा है आधा गायब हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो दैट इज एसिड कंप्लाइंट। तो ये एक फीचर वहां पे मिलता है। क्लाउड स्पैनर की अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइसिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे मैटर करती है और इंटरव्यू में आपको यही बताना भी है। पहला, नंबर ऑफ नोड्स, कि आप कितने नंबर ऑफ नोड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर ऑफ नोड्स का मतलब है बैकएंड पे लगे हुए आपके सर्वर कह सकते हैं, या जो भी आपकी मशीनें चल रही हैं वो कितनी चल रही हैं, वो नोड्स के फॉर्म में यहां पे कैलकुलेट होती है। फिर कितनी स्टोरेज का आप इस्तेमाल कर रहे हो डेटाबेस को रखने के लिए, उसके हिसाब से आपकी बिलिंग बनेगी। और दूसरा, आप कितना नेटवर्क बैंडविड्थ का इस्तेमाल कर रहे हो, उसके बेस पे आपका जो है डेटाबेस का प्राइसिंग जो है कैलकुलेट होगा। यानी 3 फैक्टर यहां पे रहते हैं। रेप्लिकेशन के अलग से कोई चार्जेस नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। यानी कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी होते हैं, जो सिंक्रोनसली जो कॉपी किए जा रहे हैं, उसका कोई चार्ज यहां पर नहीं लिया जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सर्विस इतनी महंगी है कि वो चीजें वहां पे इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा ही है कि मर्सिडीज
कंपनीज आपसे ये कहे कि मैं अपनी गाड़ी के जो है ना, या आईफोन जो है, आईफोन की मैं अगर बात करूं, एप्पल का आईफोन, तो अगर आईफोन वाले ये कहें कि मैं अपने फोन में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के पैसे नहीं लेता, या आईफोन वाले ये कहें कि मैं अपने फोन के स्टोरेज के पैसे नहीं लेता, तो ये कुछ ऐसा ही है कि कुछ बेवकूफ बनाने वाली बात है, क्योंकि 1.5 लाख का फोन है, उसके बाद आप ये कहें कि मैं स्टोरेज के पैसे नहीं ले रहा, तो अजीब सी बात है, क्योंकि आपने पहले ही कीमत इतनी ले ली कि अब आप ना लें तो भी क्या फर्क पड़ता है, आपने ली या नहीं लिया हमें नहीं पता चल रहा, क्योंकि फोन ही 1.5 लाख रुपए का है, पहले पैसे ले लिए जाते हैं, अब उसके बाद वो बोले वो फ्री है, डजंट मैटर, ठीक है। तो यहां पर भी ये जो सर्विस है ये थोड़ी महंगी होती है, ये बात आपको याद रखनी है। लिमिटेशन, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे कोई डिस्कस नहीं करेगा, इसलिए मैं दोबारा बता दूं कि लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन कह लें या ये कह लें कि कहां क्लाउड स्पैनर इस्तेमाल किन सिनेरियोज में नहीं किया जा सकता, ये भी याद रखने वाली बात है कि क्लाउड स्पैनर को लिफ्ट एंड शिफ्ट सिनेरियो में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये आप कहेंगे कि सर लिफ्ट एंड शिफ्ट सिनेरियो क्या होता है? लिफ्ट एंड शिफ्ट सिनेरियो वो सिनेरियो होता है जहां पे एक डेटाबेस को या एक सर्विस को एज इट इज उठा के और हम क्लाउड पे ले आते हैं, माइग्रेशन जिसे आप कहते हो। तो लिफ्ट एंड शिफ्ट माइग्रेशन का मतलब होता है चीज वहां से एज इट इज उठाई और उसे हम क्लाउड पे लाकर पटक देते हैं या रख देते हैं, ठीक है। लेकिन लिफ्ट एंड शिफ्ट यहां पे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्लाउड स्पैनर गूगल की अपनी एक सर्विस है, गूगल प्रोप्राइटरी है, जो गूगल की ही सर्विस है, जो क्लाउड पे ही आपको मिलेगी, गूगल क्लाउड पर ही आपको अवेलेबल है। तो वो जब ऑन प्रेमाइसिस में होती ही नहीं है, ऑन प्रेमाइसिस में ऐसा कभी होगा ही नहीं कि कोई क्लाउड स्पैनर इस्तेमाल कर रहा होगा। तो जब तक कोई क्लाउड स्पैनर ऑन प्रेमाइसिस में इस्तेमाल ही नहीं कर रहा तो उसको उठाकर क्लाउड पे लाने की तो बात ही नहीं बनती। तो यहां पर आप लिफ्ट एंड शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि क्लाउड स्पैनर ऑन प्रेमाइसिस में होता ही नहीं है, वो सिर्फ क्लाउड पे होता है, गूगल क्लाउड पे होता है। इवन आप इसको AWS से गूगल क्लाउड में या गूगल क्लाउड से AWS पे लेकर नहीं जा सकते क्योंकि AWS में क्लाउड स्पैनर नाम की सर्विस नहीं होती, वो सिर्फ गूगल के पास है। दूसरा, लॉट्स ऑफ इन डेटाबेस बिजनेस लॉजिक्स। अगर आपके डेटाबेस में बहुत सारे लॉजिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ट्रिगर्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो, स्टोर्ड प्रोसीजर, एक साथ बहुत सारी कमांड्स आपने स्टोर की हुई हैं जो एक साथ एग्जीक्यूट होती हैं, इस तरह के सिनेरियो अगर आप इस्तेमाल करते हो, ट्रिगर्स का इस्तेमाल करते हो कि ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, ऐसा होने पर ऐसा हो जाए, इस तरह के ट्रिगर्स आपने वहां बना रखे हैं, तो भी आप क्लाउड स्पैनर को अवॉइड करेंगे क्योंकि क्लाउड स्पैनर में ट्रिगर का ऑप्शन नहीं होता है। तीसरा, व्हेन यू नीड लेस लेटेंसी। क्लाउड स्पैनर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है आपको रिस्पांस करने में, सेकंड्स, मिली सेकंड्स का टाइम लेता है, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट नैनो सेकंड की है, माइक्रो सेकंड की है, तो आप क्लाउड स्पैनर इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर लेटेंसी थोड़ी सी हाई रहती है इन कंपैरिजन टू अदर डेटाबेसेस। तो ये ओवरऑल मैंने सारी बातें क्लाउड स्पैनर की बता दी हैं। इससे ज्यादा डिटेल्ड कोई आपको क्लाउड स्पैनर के बारे में नहीं बताएगा। शायद यूट्यूब पे किसी ने 2 मिनट का भी वीडियो क्लाउड स्पैनर के बारे में डाल रखा हो जो इस तरीके से एक्सप्लेन होगा। तो जितना मैक्सिमम हो सकता था क्लाउड स्पैनर की एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया। इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा। अगर क्लाउड स्पैनर आपके लिए इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिहाज से या किसी भी लिहाज से, तो इस वीडियो को ही 2-3 बार देख लीजिएगा, क्लाउड स्पैनर के आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब इससे अगले वीडियो में मैं आपको इसकी प्रॉपर एक लैब करके दिखाऊंगा जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब बात को किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं और बात को आज वसीम बरेलवी साहब की इस गजल के साथ खत्म करना चाहूंगा कि दुख अपना अगर हमको बताना नहीं आता, दुख अपना अगर हमको बताना नहीं आता, तुमको भी तो अंदाजा लगाना नहीं आता। पहुंचा है बुजुर्गों के बयानों से जो हम तक, क्या बात हुई क्यों वो जमाना नहीं आता। मैं भी उसे खोने का हुनर सीख ना पाया, उसको भी मुझे छोड़ के जाना नहीं आता। इस छोटे जमाने के बड़े कैसे बनोगे, लोगों को जब आपस में लड़ाना नहीं आता। ढूंढे हैं तो पलकों पे चमकने के बहाने, आंसू को मेरी आंखों में आना नहीं आता। तारीख की आंखों में दुआ हो गए खुद ही, तारीख की आंखों में धुआं हो गए खुद ही। तुमको तो कोई घर भी जलाना नहीं आता। तो और इनके बस इसी शेर के साथ इजाजत चाहूंगा कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा,
जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। तो ये इनकी शायरी का वजन है जो आप तोल सकते हैं। और दोस्तों यही हकीकत है, आप जहां रहें वहां रोशनी लुटाएं, आप जहां भी रहें लोग आपकी सोहबत में रहकर खुश महसूस करें, अच्छा महसूस करें। ये ना कहें कि यार ये बंदा बड़ा नेगेटिव है, इससे जब भी बात करता हूँ अजीब सा लगता है, खुद भी टेंशन में रहता है, दूसरे का भी मूड खराब कर देता है। इस तरह की पर्सनैलिटी अगर आपकी है तो शायद आपको सोचने की जरूरत है, आप जिंदगी को सही मायनों में जी नहीं रहे हैं। ठीक है, तो जिंदगी को जीना आना चाहिए, गूगल क्लाउड तो चलता रहेगा। ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।